चले सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये सवाल IAS 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी के स्टैंडर्ड से पर्टेन करता है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट देखूं तो कहता है आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोविजन अंडर IAS 37 नीड टू बी मेड फॉर ईच ऑफ द अबव मैटर्स। Also discuss the effect of above matters on the company's financial statement for the year ended 31st December 2023 in accordance with IFRS। हमारे पास इस सवाल में कुछ चार मैटर्स दिए हुए हैं जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि IAS 37 के हिसाब से यहाँ प्रोविजन रिकॉर्ड होगा या नहीं, और इनका 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इफेक्ट होगा। सवाल को रीड करते हैं। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 मार्च 2024। You have recently assumed the role of finance manager at Gorgias Limited. Your first assignment is the finalization of the company's financial statement for the year ended 31st December 2023. The Chief Executive Officer has identified four specific matters where provision may be necessary in accordance with IAS 37. However, the Chief Executive is uncertain about the accurate estimation of these provisions. And below are the details concerning these matters. कह रहा है आपने कंपनी गॉर्जियस लिमिटेड का फाइनेंस मैनेजर के तौर पे ज्वाइन किया है। पहला काम आपको ये दिया है कि आपको 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स का फाइनलाइजेशन करवानी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने चार मैटर्स आइडेंटिफाई किए जहां पे हो सकता है प्रोविजन रिकॉर्ड करना हो, लेकिन उसको नहीं पता कि एस्टिमेशन कैसे होगी। डिटेल्स कुछ इस तरह से है। पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल फीस। प्रोविजन फॉर रिन्यूअल फीस कहता है GL acquired a license of 96 million in 2023. The license is initially valid for a period of 5 years with the option for renewal every 5 years at a cost of 35 million. Considering the substantial renewal fees, GL plans to renew the license only once and intend to sell it at the end of the 8th year. कह रहा कंपनी ने 2023 में, अभी 2023 में 96 मिलियन का एक लाइसेंस खरीदा है। 5 साल की इसकी वैलिडिटी है और 5 साल के बाद ये मजीद 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। इसकी कॉस्ट है 35 मिलियन और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फीस पे करनी पड़ेगी इसको रिन्यू करने के लिए। कंपनी ने सोचा कि क्योंकि सब्सटेंशियल रिन्यूअल फीस है तो हम इसको सिर्फ एक दफा रिन्यू करेंगे, 8 साल के बाद हम इसको बेच देंगे। सर पहला इसको डिस्कस तो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 मार्क का सवाल है, लेकिन पहला थॉट क्या आता है, क्या यहाँ IAS 37 का प्रोविजन रिकॉर्ड होगा? क्यों सर? हम IAS 37 का प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं जब प्रोविजन का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो। प्रोविजन के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में 3 बातें। नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, अगर आपके ऊपर कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है किसी पास्ट इवेंट के नतीजे में। नंबर 2, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज प्रोबेबल। इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के नतीजे में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो प्रोबेबल हो एंड द रिलायबल एस्टिमेट ऑफ सच आउटफ्लो इज मेजरेबल। आप उस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का कोई ना कोई एक एस्टिमेट, एक रिलायबल एस्टिमेट क्रिएट कर सको। सर जब ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी, क्राइटेरिया पूरा होगा, तो फिर हम IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम आसान अल्फाजों में यूं कह सकते हैं कि जितनी भी अनअवॉइडेबल आउटफ्लोज होता है ना, जितनी भी अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है ना, हम उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। हर वो कॉस्ट जो किसी तरह से अवॉइड की जा सकती है, इवन की कंपनी बंद करके भी, अगर एक कॉस्ट अवॉइड की जा सकती है इवन की कंपनी बंद करके भी, हम उसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते। अब हमने एक लाइसेंस खरीदा है 2023 में 96 मिलियन का, जो कि 5 साल बाद रिन्यू करवाना नहीं करवाना हमारी मर्जी है। हमने सोचा है कि हम रिन्यू करवाएंगे, लेकिन क्या मैं 5 साल के बाद इस रिन्यूअल कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूँ? यस, आप रिन्यू ना करवाएं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम 5 साल बाद इसको रिन्यू करवाए ही। तो चूंकि हमारे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम यहाँ पे कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। इन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि प्रोविजन रिकॉर्ड करना ही नहीं करना, ये भी बताओ, और ये भी बताओ कि फाइनेंशियल्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो मेरा ख्याल है फाइनेंशियल्स का इफेक्ट हम सिंपली ये बता सकते हैं कि भाई अगर आपने 96 का इंटेंजिबल बाय किया है 2023 में और रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, सब्सटेंशियल है, तो आप इसे सिंपली 5 साल के इनिशियल पीरियड पे अमोर्टाइज कर रहे होंगे।
2023 में 2024, 25, 26, 27 5 साल में सिंपली स्ट्रेट लाइन अमोटाइज कर देंगे। रीड करते हैं कि आईकेप ने अपने आंसर में क्या लिखा है। आईकेप कहता है as there is no present obligation to renew the license, the renewal cost should not be provided for under IAS 37. The cost of the intangible should be restricted to the initial 96 million paid on acquisition, and the useful life should be restricted to the original 5 year, as the renewal cost of 35 million is significant, which should be considered separate intangible at the time of renewal. तो यही दो तीन मेजर बातें कर दी कि भाई चूंकि हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम रिन्यूअल कॉस्ट का कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इंटेंजिबल को 96 में रिकॉर्ड करेंगे, इंटेंजिबल को 5 साल की लाइफ में सिंपली अमोर्टाइज कर रहे हैं। ये तो आसान एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर इंजन रिप्लेसमेंट। At the start of the 2023, the government imposed a ban on the use of diesel engine in vehicle effective from 31st December 2023. As of that date, GL owned 8 vehicles equipped with diesel engines, which could only be utilized in 2024 after engine replacement or potentially sold at a loss in their current condition. On 31st December 2023, it was estimated that the cost of replacing the engine would be 15 million. However, the engine of the vehicle were replaced in January and February at a cost of 20 million. कह रहे 2023 के स्टार्ट में गवर्नमेंट ने डीजल वाली व्हीकल्स के ऊपर बैन लगा दिया अफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2023 कि 31 दिसंबर 2023 के बाद कोई भी जो है ना कंपनी डीजल वाली व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमारी कंपनी के पास 8 व्हीकल है जो हम 2024 में उसी वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे, या तो हम इनका इंजन रिप्लेस कर दें या फिर हम इनको नुकसान में बेच दें। 31 दिसंबर 2023 पे हमने रिप्लेसमेंट की कॉस्ट का, इंजन को रिप्लेस करने की कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाया था, वो 15 मिलियन था, लेकिन एक्चुअली हमने जनवरी और फरवरी में रिप्लेसमेंट जब करवाई तो 20 मिलियन का खर्चा हुआ। क्या यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड होगा? क्या यहाँ पे कोई प्रोविजन रिकॉर्ड होगा? नहीं सर, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्टिल इसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे सर? कंपनी बंद कर दें, सिंपल, सबसे आसान रास्ता, कंपनी बंद कर दें। कंपनी बंद कर देंगे तो ना इंजन रिप्लेस करना पड़ेगा, और इंजन रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, तो उसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आईकेप क्या कहता है? आईकेप ये कह रहा है नो प्रोविजन शुड बी मेड अंडर IAS 37 फॉर इंजन रिप्लेसमेंट एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस द इंजन। Imposition of ban on diesel engine is an indication that such vehicle would have impaired. In the current condition, the vehicle can only be sold but cannot be used. So the fair value less cost to sell of the vehicle should be assessed at year end, and impairment loss if any should be recognized at 31st December 2023. एक बात इसने एडिशनल कही जो हमने पिक नहीं की थी कि प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब ये व्हीकल डीजल इंजन है तो आगे इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो ये एक पॉसिबल एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था कि चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन भी एक एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है, तो ये लॉ की चेंजेस एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है कि आपका हो सकता है व्हीकल इंपेयर हो गया। अब चूंकि इस हाल में तो व्हीकल को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो उसकी जो फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट है वो इसकी रिकवर्ड अमाउंट में जाएगी, और जो भी इंपेयरमेंट आएगा वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर नेट realizable loss. As of 31st December 2023, company held inventory item with a cost of 100 million. However, selling price of these items were experiencing continual decline in the market. As of 31st December 2023, company held certain inventory items at a cost of 100 million. However, the selling price of these items were experiencing continual decline in the market. At 31st December 2023, the estimated selling price was 75 million. Subsequently, 80% of this inventory were sold in January and February at 50 million, while the remaining 20% is anticipated to be sold at rupees 15 million. देखो क्या कह रहा है? कह रहे 31 दिसंबर 2023 पे हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट है 100 मिलियन, लेकिन ये जो इन्वेंट्री है ना, इसकी सेलिंग प्राइस कंटिन्यूसली कम होती जा रही है।
31 दिसंबर पे इस 100 मिलियन की कॉस्ट की इन्वेंट्री की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 75 मिलियन। ईयर एंड के बाद इस 100 मिलियन में से 80% इन्वेंट्री को हमने 50 मिलियन का बेचा, और बाकी जो 20% रह गई वो एक्सपेक्टेड है कि 15 मिलियन में सेल होगी। क्या यहां पे प्रोविजन रिकॉर्ड होगा? क्या यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड होगा? नहीं सर, यहाँ भी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा। ये तो सिंपली IS 2 की एडजस्टमेंट है। IS 2 के हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को कैरी करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब कॉस्ट तो इसकी है 100 मिलियन, साल के आखिर में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 75 मिलियन, और साल खत्म होने के बाद हमने इसको 15 और 50 यानी कि 65, NRV कितनी लेनी चाहिए, 75 या 65? 100 की कॉस्ट है, साल के आखिर में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 75 की। साल के बाद इस इन्वेंट्री का 80% 50 का बेच दिया, और बाकी 20% एक्सपेक्टेड है कि 15 का बिक जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टोटल कितना रिकवर हो सकेगा, 65। तो अब हम इसकी NRV 75 लें या 65 लें? सर मेरा ख्याल है कि ईयर एंड पे इसकी NRV 75 है, तो हम ईयर एंड पे जाके प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी NRV लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो NRV लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए वो 25 मिलियन का रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात भी तो है। यस, ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात है कि सब्सिक्वेंटली अगर आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट से कम में सेल हो रही है तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट हो सकता है, ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट की कंडीशन है। लेकिन ईयर एंड पे हमें ये तो पता चल गया कि हमारी इन्वेंट्री इम्पेयर्ड है, हमारी इन्वेंट्री पे NRV लॉस है, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड तो ईयर एंड पे ही होगा ना। इसलिए मुझे लग रहा है कि 75 की NRV लेनी चाहिए जो ईयर एंड पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी। आगे जाके अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में अगर वो कम हो गई उसको रिटर्न तो करेंगे। देखिए, अगर सब्सिक्वेंटली ईयर एंड के बाद अगर कोई चीज लॉस में सेल होती है ना, तो ये एक इंडिकेटर है कि एक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा लॉस ईयर एंड से पहले का ही हो। भाई फॉर एग्जांपल कि अगर आज मेरे पास एक गुड्स है, 100 रुपए के मैंने खरीदे, ईयर एंड के बाद मैंने इसको लेट से 60 का बेचा, तो ये एक इंडिकेटर है कि इसकी NRV ईयर एंड पे ही कम हो गई थी। लेकिन अगर मैंने ईयर एंड के बाद उसको 60 का बेचा है, तो जरूरी नहीं कि ईयर एंड पे इसकी NRV 60 थी। हो सकता है कि 100 से जो 60 पे वैल्यू आई है, इसमें से 80 रुपए तक ईयर एंड की कमी हो, फिर बाकी 20 ईयर एंड के बाद की कमी हो। यहाँ पे हमें, चूंकि ये क्लियर कट अल्फाजों में कह रहा है कि भाई ईयर एंड पे इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 75 है, तो मुझे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जो मजीद 10 मिलियन का लॉस हो रहा है ना 65 और 75 का, ये ईयर एंड के बाद डिक्लाइन आए। देख लेते हैं इसका क्या लिखा है इन्होंने। कहता है IS 37 डील्स विद द प्रोविजन व्हिच आर लायबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन अमाउंट्स एंड टाइमिंग। NRV adjustment resulting in the adjustment to the carrying value of the asset, that is inventory, is not addressed in IS 37. Since the estimated selling price is lower than the cost of the inventory, so NRV adjustment in respect of inventory at the year end should be made. The change in the estimated selling price during 2024 should be considered an adjusting event, and adjustment should be based on 65 million, that is 15 plus 50 plus 15. So an adjustment of 35 million NRV loss should be made, which should be charged to profit and loss and deducted from the carrying amount of the inventory. तो जो एक ये कह रहा था, ये बिल्कुल इसकी बात को आईकेप ने एक्नॉलेज किया है कि 65 मिलियन पे नहीं बल्कि, सॉरी 75 मिलियन पे नहीं बल्कि 65 मिलियन पे लाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं अभी भी पता नहीं इस वर्डिंग को रीड करके इस बात पे इंक्लाइंड हूँ। कम हो गई तो सही है। समझ आ रहा है सबको? मैं इस वाले स्टैंडर्ड्स में टाइम से पढ़ा ही नहीं है ना, तो भूल जाऊँ। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर पेंडिंग कोर्ट केसेस। कहता था 10 employees have initiated legal action against the company for alleged unfair dismissal in 2023. Summary of the two correspondence with GL legal advisor regarding this matter is as follow. 10 employees ने कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है क्योंकि इनको हमने कंपनी से निकाल दिया था 2023 में।
हमारे एडवाइजर की कुछ कॉरिस्पॉन्डेंस है इन मैटर्स के ऊपर। कॉरिस्पॉन्डेंस डेटेड 31 दिसंबर 2023, कॉरिस्पॉन्डेंस डेटेड 29 फरवरी 2024। कह रहे 31 दिसंबर 2023 में हमारी जो कंसल्टेंट के साथ, लीगल एडवाइजर के साथ बात हुई ना, तो लीगल एडवाइजर हैज ओपिनियन दैट डिसमिसल वर फेयर with only 30% probability that the court may rule in favor of the employees, necessitating compensation. The potential compensation amount varies, but it is estimated to be rupees 2 million per employee. कह रहा है ईयर एंड पे हमारे लीगल एडवाइजर कह रहा है कि आपने इन लोगों को बिल्कुल सही निकाला है, सिर्फ 30% चांसेस है कि एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन आ जाए, और अगर एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन आ भी गया तो हमारे एम्प्लॉय को 2 मिलियन एम्प्लॉय मतलब 2 मिलियन अमाउंट पर एम्प्लॉय देना पड़ेगा। लेकिन फिर 2 महीने बाद इसने कोई और बात की है। In the light of new evidence presented to the court in February 2024, GL legal advisor now believes that dismissal were unfair. Now there is 70% probability that the court may rule in favor of the employee and order GL to pay 3 million to each employee. कह रहा है फरवरी में उसने आपको कहा कि भाई मुझे तो कोई नई बात पता चली है, और मुझे ये नई बात पता चली है, तो अब मुझे लगता है कि आपने इसको गलत निकाला है, इन लोगों को गलत निकाला है, और अब मुझे लगता है कि 70% चांस है कि एम्प्लॉय जीत जाएगा और आपको 3-3 मिलियन देना पड़ेगा। Moreover, GL anticipates that if these claims are successful, 3 additional employees who were similarly dismissed in 2023 may also pursue legal recourse. Therefore, based on the latest correspondence with the legal advisor, company is considering settlement with these 3 employees before they initiate legal proceeding. 29 फैब की बातों के बाद कंपनी को हुआ यार अगर इन 10 लोगों को पैसे देने पड़ गए तो 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको हमने निकाल तो दिया था लेकिन वो खामोश बैठे हुए थे, वो भी हम पे चढ़ दौड़ेंगे, और वो भी हम पे चढ़ दौड़ेंगे तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी ने सोचा कि इनको प्यार मोहब्बत से सेटलमेंट की तरफ ले जाएं। क्या कहता है सर आपका दिल? 31 दिसंबर पे रिकॉर्ड और 29 पे रिकॉर्ड होगा सर। तो जब आप इन्वेंट्री वाले केस में इस चीज पे कह रहे हैं कि हम ईयर एंड पे 75 की सेलिंग प्राइस, लेकिन ईयर एंड के बाद 65 का बिका, तो ये और इंक्लिनेशन है कि ये लॉस था, तो यहाँ ये वाली बात क्यों नहीं? हाँ, ईयर एंड के बाद तो 70% हो गई ना। मेरे ख्याल से तो ये वाली बात ये बता रहा है कि भाई ईयर एंड पे ही, क्योंकि निकाला कब था 2023 में, तो ईयर एंड पे ही हमें 3 मिलियन के हिसाब से प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए 10 एम्प्लॉयज का। इसलिए आप अपने दिल से गए ना, सोल्यूशन से लेके गए। इसमें मैं समझाता हूँ, रुको। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एम्प्लॉय को गलत निकाल दिया, उसके पैसे बनते थे, ईयर एंड तक हमने कोई बेकार वकील हायर किया और बेकार वकील से पूछा कि हाँ भाई क्या होगा, उसने हमें गलत गलत बता दिया कुछ नहीं होगा सर, फिक्र नहीं करें। ईयर एंड के 2 महीने बाद हमने एक अच्छा वकील हायर किया, उसने कहा नहीं ये तो आपने गलत निकाला था, आपको फाइन देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं क्या यहाँ प्रोविजन रिकॉर्ड होगा? सर हाँ सही है, लेकिन पास्ट इवेंट क्या है? एम्प्लॉय को निकालना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे देना। पास्ट इवेंट एम्प्लॉय को निकालना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को इनको पैसा देना पड़ेगा। क्या आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल था ईयर एंड पे? सवाल ये सर, ईयर एंड पे ईयर एंड की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं था, 30% चांसेस थे। क्या ईयर एंड के बाद आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल था ईयर एंड पे? यस। 29 तारीख को ये पता चल रहा है कि देने पड़ेंगे, लेकिन ये कौन से वाले पैसे देने पड़ेंगे? ये वही पैसे देने पड़ेंगे जो 31 दिसंबर वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि मतलब 31 दिसंबर 29 में
केस चला ऐसे होंगे सॉयर को आप जैसे अरेस्ट किया हम केस हार जाएंगे लेकिन 31 दिसंबर को केस चला उसके हिसाब से क्या हम केस जीतते हैं इसलिए नो विजन बनेगा कंटेंजेंट लायबिलिटी नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ प्रोविजन रिकॉर्ड होगा और मैं कह रहा हूँ अपने अंदाजे से भी मुझे भी नहीं पता इसका सोल्यूशन है क्या लिखा क्योंकि इसलिए देखो केस तो किसी तरह चले अच्छी तरह चले बुरी तरह चले आपका वकील अच्छा हो आपका वकील बेकार हो हम ये देख रहे हैं कि क्या ईयर एंड के पहले हमने कोई ऐसी हरकत कर दी थी जिसको हमें बख्शवाना पड़ेगा यस हमने ईयर एंड से पहले बंदा निकाल दिया था केस तो आधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए आधर नेगेटिव डायरेक्शन में कि ईयर एंड के बाद 29 फेब पे ये देख रहे हैं ईयर एंड पे खड़े हो गए भाई आज जो करतूत दिखाई दे रहे हैं इसका गुना ईयर एंड के बाद हुआ था गुना ईयर एंड के पहले हुआ था सर वो तो ईयर एंड से पहले ही आपने कर दिया था तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 मिलियन का 10 एम्प्लॉय का प्रोविजन बनेगा और ये जो 3 एम्प्लॉय है जो कि अभी जागे भी नहीं है उनका भी आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट कि आपकी सेटलमेंट की अमाउंट यहाँ पे क्या होने वाली है अब आईकेप का भी देख लेते हैं इवन अब मैंने तो खैर इस बैच में ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया लेकिन आपको सर इलियामन उल्लाह ने पढ़ाते हुए एग्जांपल जरूर दी होगी कि भाई आपने ईयर एंड से पहले कोई ये व्हीकल की देते ना कि कोई व्हीकल आपका एक्सीडेंट वगैरह कर गया या कोई आपने लीगल नॉन कंप्लाइंस कर दी फिर दो तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि केस ईयर एंड के बाद पहले फाइल हो गया केस ईयर एंड के बाद फाइल हुआ केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद फाइल हुआ तो चाहे केस ईयर एंड से पहले फाइल हो चुका हो चाहे केस ईयर एंड के बाद फाइल हो रहा हो चाहे केस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले नहीं फाइनेंशियल के बाद फाइल होने के चांसेस हो हम ये देखते हैं फाइनल करते वक्त कि क्या ईयर एंड में हमने कोई नॉन कंप्लाइंस कर दी थी इफ यस तो फिर हम वहां पे प्रोविजन रिकॉर्ड करते ही हैं आईकेप क्या कह रहा है आईकेप ने यहाँ पे मेरी इज्जत रख ली कहता है प्रोविजन शुड बी मेड अंडर I-37 at its liability of uncertain timing GL has a present obligation as a result of past event that is dismissal of employee and presenting new evidence during 24 should be considered as adjusting and the provision should be based on the correspondence of 29 February 2024. It is the probable that outflow resources will be required as the court may order payment of the compensation. A reliable estimate can be made which has been estimated by the legal advisor as 3 million per employee. The provision should also include further 3 claims as the obligating event that is dismissal had occurred in 2023 and GL4 should make provision for 39 million that is 13 into 3 million एक साथ सर आए लेट हो गई तो रीड करने सर इसका सोल्यूशन एक दफा खुद से